हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, पेमेंट से रिलेटेड उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को दी है, तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही नॉलेजेबल है। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और स्पेशली पेमेंट से रिलेटेड आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैडम, मेरा पहला सवाल तो यही है कि आप ऑलरेडी एक इतनी बड़ी उद्योगपति थी और समाज सेवी हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी बनाने की क्या आपको सूझी? जी, उद्योगपति होने से क्या है कि हम एक सोशल वर्क कर पा रहे थे, एक महदूद लोगों की मदद कर पा रहे थे। तो राजनीतिक में आने का मतलब ये है कि टोटल भारत में इंसाफ की आवाज़ लाना और टोटल भारत में एक इनकलाब लाना और जो इनजस्टिस लोग हो रहे हैं उनको जस्टिस दिलाना, ये मेरा अहम सा मुद्दा है। अच्छा, और आपकी जो पार्टी थी, मतलब आपने बहुत कम समय में आपकी पार्टी ने जो जमीन तैयार किया है, जो इतना विस्तार किया है, आज कर्नाटक राज्य के हर एक क्षेत्र में वो पहुंच रही है, तो आपको लग रहा था कि क्या वो पहुंच पाएगी? जी, पार्टी का कम समय है, मगर जो पार्टी हमारी नहीं है, मगर हमारे जो लोग हैं, जो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, वो मेरे से 20 साल से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए ज़मीन तैयार करना हमारे लिए कहीं भी किसी भी स्टेट में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि पार्टी का काम तो लोग ही करते हैं। वो लोग ऑलरेडी लाखों के लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो मेरे लिए ये आसानी भी हो गई। और पार्टी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखकर, पार्टी की सूझ देखकर काफ़ी लोग आगे भी बढ़ गए और काफ़ी साथ दिए हैं। अच्छा, काफ़ी कुछ देखा भी जा रहा है। आप कर्नाटक, जो कर्नाटक राज्य है, आप उसको किस तरह देखती हैं? क्योंकि आप काफ़ी विदेश भी रहती हैं, लोगों का कहना है कि आप काफ़ी विदेश रहती हैं, तो आप कर्नाटक राज्य को किस तरह देखती हैं? आप आई हैं यहाँ पर, लोगों से मिली हैं, आप लोगों के बीच में जा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ पर ये चीज़ होना ज़रूरी है? जी, और ख़ासकर से कर्नाटका के जो मुद्दे हैं, कर्नाटका के मुद्दों को मैंने देखा है। और जो आपने पूछा कि विदेश रहती है, विदेश तो कामों के लिए जाते आते हैं, वो तो सारे लोग जाते हैं, पॉलिटिकल भी जाते हैं, बिजनेस के लोग भी जाते हैं, सारे लोग भी। अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा तो विदेश में ही है, जब से जीते, सीधी सी बात है। और वो बात है। तो कर्नाटका का सर्वे जो था, मेरा एक सर्वे था कर्नाटक में इलेक्शन में मैं आने से पहले, तो उस सर्वे में बहुत सारी चीज़ें कर्नाटक के लोगों के लिए इनजस्टिस नज़र आए थे। तो वो एक सबसे पहला ये था कि कर्नाटक में पानी का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, कि लोगों तक पानी नहीं मिलता है, जो गरीब लोग होते हैं। अर्बन में फिर भी ठीक है, मगर रूरल में जब जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है, विलेजेस में वगैरह सब। उसके बाद बिजली का भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ जो कर्नाटक के जो स्टाफ है, जो गवर्नमेंट स्टाफ है, जो जॉब करते हैं, उनके लिए सैलरीज बहुत कम है दूसरे स्टेटों के मुकाबले में। तो उनके लिए जैसे और भी ज़्यादा स्टाफ है, तो बहुत सारे चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ कर्नाटक में 2017 में 3500 फार्मर्स ने सुसाइड किया है। तो मैंने उसको भी चेक किया और एक रिपोर्ट निकाली, क्या ये सच रिपोर्ट है या गूगल ऐसा शो कर रहा है या कोई बात। तो उसमें 90% लोग सच निकले। और उनके वाइफ से मैंने मुलाकात की, उनके माओं से मैंने मुलाकात की, जो एक जगह तो पूरा 25,000 के लिए पूरा घर ही सुसाइड कर लिया, बीवी, 2 बच्चे और वो सबके। तो खाली इतना ही था कि वो 25,000 लोन ले लिए थे और लेकर जो है वो फिर अदा नहीं कर सके। रोज़ प्रेशर हो रहा था, प्राइवेट में ले लिए थे वो लोग, घर पे झगड़े करने वगैरह सब आ रहे थे, तो उन्होंने रात में सुसाइड कर लिया। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें, जो मुद्दे थे, जो मेरे सामने आए। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक के इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रही हूँ। और इंशाअल्लाह मैं ये कर्नाटक के इन मसाइल को मैं हल करके भी रहूँगी और एक बदलाव लाने की पूरी कोशिश भी करूँगी। उसको किस तरह तैयार कर रही है? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर घर की नींव मजबूत होती है तभी एक मकान अच्छा बन पाता है, तो किस तरह मजबूती आप लोग ला रही हैं? तो मजबूती क्या है? ज़मीनी मजबूती ये है कि सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि लोगों को हमारी बातों पे भरोसा हो
और भरोसा होने के लिए जब लोग पूछते हैं मुझे, जब पहले वो मुझसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि आपकी पार्टी तो नई है। मैं कहती हूँ कि पार्टी नई है, मैं नई नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक में 20 साल से हूँ, 1998 से है, तो मैं 20 साल से जो है काम कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ। तो जब वो जाते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं कि हाँ ये जो है कौम के लिए, जो है समाज के लिए कुछ काम की है, तो फिर वो लोग आते हैं, पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। तो फिर मेंबरशिप लेवल में और लोगों को बात करने के लेवल में सब कुछ भी जो है ये काम हमने मजबूत किया। दूसरी बात, अगर हमारी पार्टी रूलिंग में आ जाएगी तो हम सबसे पहले जो बेसिक ज़रूरियात हैं कर्नाटक के, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। बेसिक में से अपने बच्चों के स्कूल्स को जो है, जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट, जो प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ाते हैं तो उसके फ़ी जो है गवर्नमेंट अदा करे, ताकि गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और उसके साथ साथ जैसे इस स्टेट में पानी की जो तकलीफ़ है, तो उस पानी की तकलीफ़ को बोर के ज़रिए से और नदियों में फ़िल्टर रख के उसके ज़रिए से और स्टोरेज के ज़रिए से काफ़ी वाटर का जो है हम इंतज़ाम लोगों के लिए कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बिजली की कमी है, वो जो बिजली की जो कमी है यहाँ पर स्टेट में, तो बहुत ज़्यादा कमी है। छोटे जो विलेजेस होते हैं वो लोग कहते हैं कि 24 आवर्स में हमारे पास 4 घंटे भी बिजली नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं 5-6 घंटे होती है, कुछ लोग कहते हैं 10 घंटे होती है। तो उसके लिए सोलार पावर रख के जैसे हम लोग बिजली का डेवलपमेंट बहुत अच्छा ला सकते हैं, एक सोलार प्लांट के ज़रिए से पूरे कर्नाटक में भी हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जैसे अर्बन को जैसे बिजली रहती है उसी तरह से रूरल को और आके विलेजेस को भी जो है देना चाहिए। क्योंकि ख़ासकर से हम लोग जो अर्बन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, पॉलिटिकल जितने भी लोग होते हैं वो बड़े लोग बहुत करीब रहते हैं। मगर हम सोचते हैं इस तरह से, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी वही सहूलियात मिले जो मालदारों को मिलती है, जो अर्बन को मिलती है, वो विलेजेस के लोगों को भी जो है उसी तरह के सहूलियात मिल सके, उसके ऊपर मैं काम करूँगी। अच्छा, मैनिफेस्टो तो तैयार कर दिया जाता है, लेकिन मैनिफेस्टो के बाद जब बारी आती है करने की, सत्ता में जब उनकी सरकार आ जाती है, मैं सब पार्टी की बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल, हाँ, तो जब सत्ता में सरकार आ जाती है उनकी, तो उसके बाद कह देते हैं लोग ये तो एक जुमला था। तो अब आप ये जो मैनिफेस्टो है, क्या ये सिर्फ जुमले के लिए बनाया जाता है या वास्तव में इसलिए बनाया जाता है कि जनता के लिए ये काम करना है? सबसे पहले क्या है कि मैनिफेस्टो जो होता है वो एक वादा होता है लोगों के साथ कि हम अगर आ जाएंगे तो हम तुम्हारे लिए ये सब करेंगे। तो वो वादे में कई बातें लिखी जाती हैं, हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे, फलां करेंगे। तो मैं सारे कर्नाटक के हो या पूरे देश के जो जनता है, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि पिछले साल लोगों ने क्या मैनिफेस्टो अपलोड किए थे और क्या उन्होंने लोगों में लेके आए थे, तो फिर 5 साल के बाद चेक करो क्या वो मैनिफेस्टो 5% भी अगर कंप्लीट किया गया है तो बहुत बड़ी बात होती है। जो पिछले सालों में 2013 में कर्नाटका में एक मैनिफेस्टो रिलीज किया गया है, आप भी उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें से 1% भी वादा पूरा नहीं हुआ। 100% तो अलग बात होती है, 1% भी वादा पूरा नहीं हुआ। वादे पूरे भी कैसे होते हैं, जैसे वादा कर दिया कि हम गरीबों के लिए घर बना के दे रहे हैं, खाली वो कहाँ आता है, टीवी में, डिजिटल में घर बना के दे रहे हैं, एक औरत मुस्कुरा रही है, एक बच्चा खड़ के मुस्कुरा रहा है, वो नहीं है। जब रियल में ग्राउंड पे जाके चेक करते हैं तो ना उनको घर है ना वहाँ पर कुछ भी नहीं। आज भी वो पूर हाउसेस, क्लॉथ हाउसेस वैसे ही रुके हुए हैं। तो इसका मतलब मैनिफेस्टो में मेंशन कर दिया गया, वो काम नहीं किया है। एमईपी को लाने का मकसद भी यही था कि इन चीज़ों के मुद्दे हम उठा सके और पूछ सके कि मैनिफेस्टो भी आया और मैनिफेस्टो के लिए बजट भी सैंक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टो को बजट सैंक्शन हुआ। तो हमारा इरादा है कि जब मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे तो उसमें हम डेट दे देंगे कि पानी का आपका प्रॉब्लम है वो इतने डेट से 1 साल के अंदर ये किया जाएगा, जो बिजली का प्रॉब्लम है उसका टाइम इतना लगेगा, उसका डेवलपमेंट के लिए इतना टाइम लगेगा, उसके लिए बजट भी इतना लगेगा, तो इतने टाइमिंग में इसको कंप्लीट करेंगे। जो भी करेंगे वादे उसको 5 साल में कंप्लीट करके बताना चाहिए। जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के एमपीस हैं, एमएलएस हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको करके बताना चाहिए। अगर वो मैनिफेस्टो को कंप्लीट नहीं करते हैं तो जनता को चाहिए कि इस बार उसका जवाब वोट के जरिए से उनको बताना चाहिए। अच्छा मैडम, आपने कर्नाटक में आप इतना देखिए, आपने यहाँ पर बेरोजगारी की बात अगर हम करें तो कर्नाटक में बेरोजगारी भी है और बेंगलोर तो आईटी हब कहा जाता है, उसके बावजूद भी बेरोजगारी है यहाँ पे। तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिलाया जाएगा? ऐसा क्या किया जाएगा यहाँ पर कि जो वहाँ यहाँ पर रोजगार पैदा हो सके? क्योंकि
एक सत्ता, किसी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर युवाओं के लिए अगर कोई पार्टी कुछ नहीं करती है तो फिर उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। हाँ, मैंने इसके प्लान भी सोचे हैं और मैंने सोच कर रखा है कि मैंने सर्वे भी किया है कि बेरोजगारी वाकई में बहुत ही ज़्यादा है कर्नाटक के अंदर। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि एक एक महिला 200 रुपयों के लिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के लिए काम करने के लिए जाती है। उसको आने जाने में उसके बस के अखराजात ही उतने हो जाते हैं, फिर भी जाती है बेचारी काम करने के लिए। उसी तरह से जो यूथ है, उन्होंने किसी ने आईटी कर लिया और किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, किसी ने बहुत सारे एमसीए कर लिया, एमबीए कर लिया, सब कर लिया, मगर वो भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो मेरे पास जो है काफ़ी प्लान्स हैं इन बेरोज़गारी को हटाने के लिए, ताकि जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है स्मॉल स्केल मेन हो जाए। जो लेडीज़ के लिए क्लॉथ वर्किंग है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो बैठ कर भी काम कर लेती है, एम्ब्रॉयडरिंग के काम और मशीनों के काम वगैरह सब कुछ, क्योंकि उनको घर में दे देते हैं तो वो काम नहीं करते। तो उनके लिए एक इंडस्ट्री लगा देंगे और एक इंडस्ट्री कर देंगे, उसके ऊपर एक बजट कर देंगे, एक बजट मुकर्रर कर देंगे कि ये बजट महिलाओं के काम के लिए है और उनके जॉब के लिए है। उनकी काउंसलिंग करेंगे कि जो लोग जो महिलाएं काम करना चाहेंगे। अब कुछ लोग होता है जिनको कंप्यूटर नॉलेज होता है, तो फिर उनके लिए डेटा सेंटर्स कायम करें और सेंटर्स कायम करके जो है उसमें उनको जॉब देने का, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट का जॉब होता है लोगों को कई कंट्रियों से मिल जाता है एक जगह बैठकर भी, और वो बहुत ईजी, कभी कभी तो इतना ईजी काम होता है कि खाली एक एप्लीकेशन एक बार सिखा दो, वो 100 साल तक उस पर काम करके उसको सैलरी मिल जाती है। खाली एक ही एप्लीकेशन होता है जिसमें मेंशन करना होता है। तो छोटे छोटे 5 क्लास जो लोग पढ़े हैं उनको भी हम वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो मैंने महिलाओं के लिए यही प्लान किया है कि उनके लिए जो लोग कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं, अगर ना भी रखते हैं तो थोड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको देकर पहले चेक करें, सर्वे करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने लेडीज यहाँ जॉब करने वाले हैं, उस हिसाब से एक एक एरिया वहाँ पर फॉर्म करें कि उनके लिए ईजी हो जाए जॉब करने के लिए। उसी तरह से हमारे यूथ के लिए भी जो है इसी तरह से डेटा सेंटर और दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज और दूसरे फैक्ट्रीज वगैरह जो है वहाँ पर बढ़ाया जाए और काम बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत में हर चीज बहुत ज्यादा होती है और यहाँ से हर चीज एक्सपोर्ट होती है हर कंट्री के लिए। तो फिर हम मौके भी ज्यादा दें तो इस तरफ हमारी कंट्री को भी कमाई हो जाएगी और उन नौजवानों के लिए भी जो है कमाई हो जाएगी। और कितने कितने वहां पर है उनके प्लेटफॉर्म के हिसाब से बनाने के मैंने प्लान किया है। इंशाल्लाह मैं करूंगी भी, इंशाल्लाह आप करेंगी। अच्छा, ये बताइए कि आपका मैंने काफ़ी स्पीच सुना है, मैंने स्पीच में हमेशा महिलाओं की बात सुनी है, कभी और लोगों की बात नहीं सुनी। कहा जा सकता मर्दों की बात मैंने नहीं सुनी। महिलाओं के लिए मैं ये करूंगी, आप महिलाओं के लिए करेंगे क्या, और लोगों के लिए नहीं करेंगी? हाँ, पार्टी का नेम तो मैंने महिला एम्पावरमेंट पार्टी रखा है, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। और मर्दों की बात के लिए मैं ये कहती हूँ कि हर महिला किसी मर्द की बीवी होती है, किसी मर्द की बहन होती है, किसी मर्द की माँ होती है। तो मेरे ख्याल से जब मैं इन महिलाओं का सपोर्ट करूंगी तो पूरे मर्दें मुस्कुराने लग जाएंगे, क्योंकि उनके ही लिए ये मर्दें जाके मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और मेरा दूसरा स्लोगन है पार्टी का, आपने नहीं देखा, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, और सारी इंसानियत के लिए पार्टी काम करेगी। मुद्दा महिलाएं होंगे, क्योंकि महिला को कमजोर समझा जाता है कि वो राजनीति में आ नहीं सकती, वो देश नहीं चला सकती, वो फुला काम नहीं कर सकती। तो ये बताने के लिए कि हाँ महिलाएं भी सब कुछ कर सकते हैं, मैंने वो नेम रखा है। मगर इंसाफ तो हम देश के हर नागरिक के साथ रहेंगे, हर छोटे बच्चे के साथ और हर मर्द के साथ, हर भाई के साथ, हर वो बाप के काबिल के साथ, हर जो इंसान जो इनजस्टिस होता है सबके साथ हम रहेंगे, सबकी मदद करेंगे। और हमारी वो पार्टी नहीं है जो मर्दों के अगेंस्ट में जाके महिला एम्पावरमेंट। हमारी पार्टी बाप का रेस्पेक्ट करती हुई, भाई का रेस्पेक्ट करती हुई, शोहर का रेस्पेक्ट करती हुई, हर किसी का रेस्पेक्ट करती हुई वो महिला एम्पावर में रहे, हम ये सोचते हैं। मतलब सबका साथ देंगे आप? बिल्कुल सबका साथ देंगे। और हमारे कैंडिडेट में भी सिर्फ महिलाएं नहीं, बल्कि हमारे कैंडिडेट भी बहुत सारे मर्दे हैं। अब महिलाएं तो पहली बार है, तो महिला एम्पावरमेंट पहले से नहीं था, कोई पार्टी 2-3 सीट भी एक महिलाओं को नहीं दे रही थी। तो हमारे पास अब 35% आगे आए हुए ही महिलाएं, नेक्स्ट चलकर वो हो सकता है 100% भी आ जाए, मगर पहली बार 35% आए, तो बाकी के 70% मर्दे ही हैं। मैंने उन सब से कहा है कि क्या आप नहीं चाहते आपकी बहनों की मदद करे, आपकी माँ की मदद करे, और आपकी जितनी भी देश की महिलाएं हैं क्या उनकी मदद नहीं करें? तो उन्होंने सब ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, हम इन सब की मदद करेंगे। मैंने कहा कि जो इज्जत करता है अपनी बहन की, अपनी बीवी की, अपनी माँ की, वैसा ही मर्द जो है हमारे पार्टी में शिरकत करे। जो बीवी को या बहन को या माँ को, औरत को वो कुछ समझता ही नहीं है,
तो वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी में ना आए, मैंने सीधा कहा है। बहुत सही बात, क्योंकि महिला ही एक शक्ति है। बिल्कुल। महिला को भारत देश में पूजा जाता है, तो महिलाओं को हमको आगे करना है। पूजा जाता है, पूजने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पूजने से उसके हुकूक नहीं मिलते। महिला को पूजा जाता है कहीं पे दिखाने के लिए, उसको कह देते हैं कि फ्रंट सीट महिला के लिए है, बैक सीट महिला के लिए है, फलानी है फला, उससे उसके हुकूक नहीं मिलेंगे।